ओ 115 हिंदी। अध्याय 641 परिवर्तनकारी उत्पत्ति का जल दो। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। धन्यवाद करन पॉल, निकोलस डेवलिन, डेरिक एनेग्राम, मित्सुगोन, जियोजी मेट्रेवेली, रयान पाक, पी अत्रे इयोन पर आपके संरक्षण के लिए। आप आधी कीमत पर विशेषाधिकार पर पटा इयोन पर 10 अध्याय पढ़ सकते हैं। लिंक patreon.com/monsterintegration क्लोजिंग पैरेंथेसिस। धप। मैं गिल्ड के सामने उतरा और बिना समय बर्बाद किए अंदर चला गया। यह एक बैंगनी आदेश है, इसके बाद कोई गलती होनी चाहिए, अन्यथा मुझ पर कर्तव्य की उपेक्षा का आरोप लगाया जा सकता था। गिल्ड में प्रवेश करते हुए मैं सीधे लिफ्ट की ओर चला गया और जैसा कि मैंने आदेश दिया था, 15वीं मंजिल पर चला गया। कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट 15वीं मंजिल पर पहुंच गई। मैं उससे बाहर निकला और मेल में बताए गए विशिष्ट हॉल की ओर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पाया कि हॉल में पहले से ही 30 लोग इंतजार कर रहे थे। मैंने खाली सीट ले ली और इंतजार करने लगा। बैंगनी मेल ने कहा कि गिल्ड में प्रवेश करने के बाद मुझे अपनी लड़ाकू शक्ति का परीक्षण करना होगा। यह आदेश केवल हमारे गिल्ड द्वारा ही नहीं दिया गया है, बल्कि अन्य गिल्डों ने भी यह भ्रमित करने वाला आदेश दिया है। यदि उन्हें हमें सूचित करना होता तो वे हमें सम्मेलन कक्ष में बुला लेते, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हमसे युद्ध शक्ति जांच करने को कहा है। यह एक आदेश है और मुझे इसका पालन करना है, इसलिए मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहता हूं और अपनी बारी का इंतजार करता हूं, जो लगभग 1 घंटे बाद आती है। इस बार भी मुझे काल्पनिक क्रिस्टल में अपनी युद्ध शक्ति का परीक्षण करना है, लेकिन इसमें मैंने जिन चुनौतियों का सामना किया है, वे पूरी तरह से अलग हैं। चुनौतियां निम्न 9 सितारा अभिजात वर्ग से शुरू हुईं। वे तब तक जारी रहीं जब तक चुनौती देने वाले की शक्ति 9 सितारा अभिजात वर्ग से ऊपर नहीं पहुंच गई। मैं लगातार लड़ता रहा, एक के बाद एक चुनौती देने वालों को हराता रहा। इस तरह मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर 7 चुनौती देने वालों को हरा दिया। 7 जीत के बाद मैं आखिरकार उस प्रतिद्वंद्वी के सामने आ गया हूं जिसे मैं हरा नहीं सकता। टिंग। मैंने अभी कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि मेरी होलोवॉच में एक और बैंगनी रंग की मेन घंटी बजी। इसमें कमांड बहुत सरल है, मुझे बस 31वीं मंजिल के हॉल में जाना है। बिना समय बर्बाद किए मैं लिफ्ट की ओर चला गया और कुछ ही मिनटों बाद मैं 31वीं मंजिल पर पहुंच गया और उस हॉल में चला गया जहां मुझे जाने के लिए कहा गया था। मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई है। बैंगनी कमांड मिडजोन में दूसरी सबसे बड़ी कमांड है। इसका उपयोग तब भी नहीं किया जाता है जब ग्रिम राक्षसों की सेना शहर पर हमला करती है। अतः आकाश में जो भी घटना घटित हो रही है वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हर कुछ वर्षों में होने वाली लड़ाइयों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जल्द ही मैं हॉल में पहुंच गया और अंदर चला गया। ये बहुत बड़ा था, इतना विशाल कि हजारों लोग इसके अंदर बैठ सकते थे। हॉल में कुर्सियां 5-5 के समूह में बंटी हुई हैं। ये स्पष्ट है कि वे चाहते हैं कि हम भी उसी समूह में बैठें, जिससे मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मैंने एक बार फिर मेल देखा और सीट नंबर देखा जो मैंने दिया था और उस ओर चल दिया। जल्द ही मुझे अपनी सीट मिल गई और मैंने पाया कि मेरी कुर्सी के पास पहले से ही एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की बहुत खूबसूरत है, उसकी त्वचा चॉकलेटी रंग की है और बाल सीधे काले हैं। वह अपनी लंबी टांगों के साथ सुंदरता का अवतार लग रही थी, जिसमें किसी को भी मोहित करने की शक्ति थी। मुझे उसकी युद्ध शक्ति के बारे में सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसकी युद्ध शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह सिल्वर एलीट है। इस विशाल हॉल में प्रवेश करने के बाद से मैंने जो कुछ भी जाना था, उससे मुझे लगा कि जितने भी लोगों में मैंने देखा है, उनमें वाइल्ड एलीट से ज्यादा युद्ध शक्ति है। जब मैं अपनी सीट की ओर जा रहा था तो मैंने सिल्वर एलीट को भी देखा था। सिल्वर एलीट मिडजोन में बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि जो लोग उस स्तर तक पहुंच सकते हैं वे वॉरजोन में चले जाते हैं। मैंने उसके बगल में बैठते हुए उसे हल्की सी मुस्कान दी, जिसका उसने भी जवाब दिया और फिर अपनी होलोवॉच में वापस चली गई। मैं भी कई बार बैठकर फीड्स खोलकर जानकारी खोजने लगा। विशाल हॉल मुश्किल से ही लोगों से भरा था। समय बीतता गया और मैं फीड पढ़ता रहा तथा अपने दोस्तों को संदेश भेजता रहा, जिन्हें भी कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है और वे भी मेरी तरह हॉल में इंतजार कर रहे थे। बगल की 3 कुर्सियों पर भी एक लड़की और 2 युवक बैठे थे जिनमें भी मेरे जैसी ही युद्ध शक्ति थी। मैं रेचल से बात कर रहा था, जिसने अपना फोन काट दिया क्योंकि उनके गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर उन्हें घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए हॉल में आ चुके थे। आधा घंटा और बीत गया और हॉल की सभी सीटें लगभग भर गईं। लोग आपस में बातें कर रहे थे या अपनी होलोवॉच पर व्यस्त थे। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया।
जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि हरे बालों वाला लगभग मेरी ही उम्र का एक युवक हॉल में प्रवेश कर चुका है और अब मंच पर खड़ा है। कृपया मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, युवक ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उन्होंने किसी को भी सवाल पूछने का मौका नहीं देते हुए कहा, आप सभी के मन में तत्काल समन के बारे में कई सवाल होंगे, मैं उन्हें स्पष्ट कर देता हूँ। उन्होंने कहा, ये तत्काल आह्वान आकाश में घटित होने वाली घटना के बारे में है। आकाश में आप जो घटना देख रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। इसे परिवर्तनकारी उत्पत्ति की घटना के रूप में जाना जाता है। परिवर्तनकारी उत्पत्ति, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। प्राकृतिक सामग्री के ज्ञान में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक है। ज्ञान में हर चीज का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन नई चीजें दिखाई देंगी और यह परिवर्तनकारी उत्पत्ति हमारी दुनिया के लिए अद्वितीय हो सकती है, और इस प्रकार ज्ञान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ओरिजिन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द का इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जा सकता। मेरे पास जो ज्ञान है उसमें बहुत सी चीजों के नाम में ओरिजिन है, और ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये घटना तब होती है जब ग्रिम राक्षसों की मन और डार्क ऊर्जा आपस में मिल जाती है और सैकड़ों वर्षों तक धरती के नीचे गर्भ धारण करती है। इस गर्भाधान में वे एक चमत्कारी जल उत्पन्न करते हैं, जिसे परिवर्तनकारी मूल का जल कहा जाता है, उन्होंने समझाया। मैं ये सुनकर आश्चर्यचकित हूँ कि चूंकि ज्ञान में कुछ ऐसा है जो इसके समान है, और वह चीज बहुत कीमती है, वह चीज बहुत सी चीजें कर सकती है, और यदि परिवर्तनकारी मूल के इस जल में उस पदार्थ के गुणों का एक अंश भी होता तो यह मेरे लिए बहुत सी चीजें बहुत आसान कर देता। परिवर्तनकारी मूल का जल चमत्कारी है और इसके कई उपयोग हैं, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किसी की प्रतिभा को बदलने की क्षमता है। नाइट स्टेज में आपको प्रतिभा का महत्व नहीं पता था, लेकिन जब आप सभी नाइट स्टेज से ऊपर उठेंगे तो यह आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा, उन्होंने कहा। जब उन्होंने प्रतिभा का उल्लेख किया तो उनकी आंखें जटिल हो गईं, लेकिन जब उन्होंने परिवर्तनकारी उत्पत्ति के जल का उल्लेख किया तो वे उत्साह से भर गईं। अपनी प्रतिभा को बदलने के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि परिवर्तनकारी उत्पत्ति के इस जल में कुछ ऐसे ही गुण हैं जिनका उल्लेख प्राकृतिक पदार्थों के ज्ञान में किया गया है। मुझे ये परिवर्तनकारी मूल का जल प्राप्त करना है, न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे परिवार के लिए भी। यह मेरी शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। न केवल यह मेरी शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि यह मेरे टोटेम आर्टिफैक्ट को तैयार करने में भी बहुत सहायक होगा। प्रतिभा को बढ़ाना ही एकमात्र काम नहीं है जो ये कर सकता है, इसका उपयोग टोटेम आर्टिफैक्ट के निर्माण में भी किया जा सकता है, और यह आर्टिफैक्ट के ग्रेड को बढ़ा सकता है और कुछ ही बूंदों के साथ इसकी क्षमता को बढ़ा सकता है, और इसका उपयोग पहले से बनाए गए टोटेम आर्टिफैक्ट पर भी किया जा सकता है। इसका उपयोग कीमिया में बहुमूल्य औषधियां बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और ताकत बढ़ाने के लिए इसका सीधे सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग करने का ये सबसे बेकार तरीका है। उन्होंने इसके कई अन्य उपयोगों के बारे में बताया जो सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह से उत्साहित कर देते हैं। यदि वे उन्हें इसकी अनुमति देते तो लोग इसे खोजने के लिए दरवाजे से बाहर निकलने में एक पल भी बर्बाद नहीं करते, उन्होंने कहा। हालांकि यह अत्यंत चमत्कारी है, लेकिन इसे खोजना भी उतना ही कठिन है। ये धरती के नीचे पाया जाता है और अपनी उपस्थिति के बहुत कम सबूत छोड़ता है। इसके संकेतों के प्रति बहुत सजग रहना पड़ता है और इसे खोजने के लिए पर्याप्त जानकारी भी होनी चाहिए। आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप गिल्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं। गिल्ड ने आपके लिए एक मिशन रखा है, और वह है कि आप जितने ग्रिम मॉन्स्टर को मार सकते हैं मारे, उन्होंने कहा। उसके शब्दों से उत्साहित होने के बजाय सभी लोग भ्रमित हो गए, क्योंकि यह तो हम प्रतिदिन करते हैं। हम जितने अधिक ग्रिम राक्षसों का शिकार कर सकते हैं करते हैं। हमारी जटिल अभिव्यक्ति को देखकर उन्होंने आगे समझाने का फैसला किया। घटना के प्रकट होने के बाद इसे परिपक्व होने में 48 घंटे लगेंगे, और केवल 48 घंटे बाद ही ये लक्षण दिखाएगा। इन 48 घंटों में आपको अधिकतम ग्रिम राक्षसों से छुटकारा पाना होगा, इसलिए संकेत दिखाई देने लगे हैं। हम अधिकतम परिवर्तनकारी मूल जल को जब्त कर लेंगे, उन्होंने समझाया। ये सुनकर आखिरकार सभी के चेहरों पर समझदारी की झलक दिखाई दी। इसलिए गिल्ड अंतिम कीमत आने से पहले प्रतिस्पर्धा को कम करना चाहते हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि हम फिर से बाहर जाएंगे, और ये 48 घंटे बहुत क्रूर होने जा रहे हैं। युद्ध में मैंने जो लड़ाई लड़ी है उससे भी ज्यादा क्रूर, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जो ऐसा करेंगे। ग्रिम राक्षस भी ऐसा ही करेंगे, और उन्हें फायदा होगा क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा विशेषज्ञ हैं।
आपका मिशन 48 घंटे तक चलेगा। इस दौरान आपको जितने भी ग्रिम राक्षस हो सके उन्हें मारना होगा। जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, आपको 5 के समूह में विभाजित किया जाएगा, जिसमें सिल्वर एलीट अग्रणी होगा। उन्होंने जैसे ही कहा, सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सिल्वर एलीट एक बड़ी चीज है और हर कोई जानना चाहता है कि सिल्वर एलीट में कौन है। मैंने इधर उधर नहीं देखा क्योंकि मुझे पता है कि हमारा नेता कौन होने वाला है। सामान्यतः ट्रांसफॉर्मेटिव ओरिजिन जल को परिपक्व होने में 48 घंटे लगते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, और यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप सभी को यह मिल सकता है। मैं आपको उन सभी संकेतों के बारे में दस्तावेज भेजूंगा जिन्हें आपको ग्रिम राक्षसों को मारते समय परिवर्तनकारी मूल जल खोजने के लिए देखना चाहिए। उन्होंने हमें दस्तावेज पढ़ने का समय नहीं दिया, बल्कि मिशन के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया तथा हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देने लगे। इस तरह 1 घंटा बीत गया और उसके अंत में उन्होंने मिशन के बारे में मेल भेजा, जिसमें टीम के सदस्यों का विवरण, टीम लीडर का नाम और वह क्षेत्र था जो हमें शिकार के लिए सौंपा गया था। यह मिशन खतरनाक है, लेकिन केवल आप ही इसमें भाग ले सकते हैं। गिल्ड के सदस्य और मिल्फ्रेड के सदस्य आप पर निर्भर होंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, उन्होंने जाने से पहले कहा। freewebnovel.com। मुझे आधिकारिक तौर पर गिल्ड मिशन 3 दिन बाद शुरू करना था, लेकिन अब मैं इसे 3 दिन पहले शुरू कर रहा हूं, और मुझे जो मिशन मिला है वह भी खतरनाक है, जिसमें मरने की संभावना अधिक है। मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम 1 दिन के लिए इस मिशन को अस्वीकार कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह एक अनिवार्य मिशन है, लेकिन अगर मैं इसे अस्वीकार करता हूं, तो मुझे इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। यदि ये 2 दिन बाद होता, तो मेरे दिल में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि ऐसे खतरनाक मिशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं। वे ऐसे हैं जो मेरे दिल को उत्साहित करते हैं और ऐसे वातावरण में तेजी से सुधार करते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने कल के लिए इतनी योजना बनाई थी कि मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि सब कुछ बेकार हो रहा है। मैं अपने विचारों में मग्न था, तभी टीम लीडर की आवाज ने मुझे अपने पास बुलाया। आइए हम अपना परिचय दें। मैं कायाला मोगन हूँ, आपकी टीम लीडर। मिशेल जार, एलेक्स स्टोन, रोनी पियरे, स्टीफन वेस्ट। हमने एक एक करके अपना परिचय दिया। एलेक्स एक लंबी, सुंदर लड़की है। वह लगभग मेरी ही तरह लंबी है और अपने सुनहरे बालों के साथ बहुत ही शानदार लग रही थी। रोनी एक प्यारा दिखने वाला लड़का है जिसमें ओरिएंटल विशेषताएं हैं। काइला की तरह वह भी हमारे महाद्वीप का मूल निवासी नहीं है। और फिर स्टीफन एक साधारण लड़का है जिसकी विशेषताएं मेरे जैसे ही औसत हैं। हम अपनी युद्ध शक्ति के बारे में पहले से ही जानते हैं। हमें ग्रिम राक्षसों से निपटने की रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए, जिनका हम सामना करेंगे, काइला ने कहा, और उसने क्रिम्सन झील का नक्शा खोला, जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हमें सौंपा गया है। 2 घंटे बीतने के बाद हमने ग्रिम राक्षसों से निपटने की रणनीति पर चर्चा शुरू की। हर मिशन से पहले रणनीति बनाना जरूरी है। राहेल और मैंने कल ब्रीज जंगल में शिकार करने का फैसला करने के बाद रणनीति बनाई थी। हमने रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। प्रत्येक ने मुझे इस खतरनाक मिशन में शामिल करने के अपने कुछ रहस्यों का खुलासा किया। जितना अधिक हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर होगा। रणनीति बनाने में शीघ्रता से मदद करने वाली बात थी कायला की क्रिम्सन झील से अच्छी परिचितता। उसने उस क्षेत्र में काफी व्यापक रूप से शिकार किया था और वह उस क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित थी। चलो चलें, हम रास्ते में दस्तावेज पढ़ सकते हैं, कायला ने उत्साह से कहा। सभी ने सिर हिलाया और उत्साह से बाहर चले गए। हर किसी की आंखों में डर है, लेकिन उत्साह भी है। हालांकि हम महत्वपूर्ण मिशन पर जा रहे हैं और हमारा प्राथमिक ध्यान ग्रिम राक्षसों का शिकार करना होना चाहिए। हर कोई जानता है कि यह सरासर झूठ है। परिवर्तन मूल जल को खोजना हर किसी के दिल का प्राथमिक ध्यान है। ये हर किसी के लिए इतना कीमती और महत्वपूर्ण है कि ज्यादातर लोग ग्रिम राक्षसों को मारने के बजाय उससे खोजने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि संभावना है कि 48 घंटे से पहले परिवर्तन मूल जल की एक छोटी मात्रा परिपक्व हो जाएगी। फिर भी एक मौका है, क्योंकि साथ ही मनुष्यों से प्रतिस्पर्धा कम है, क्योंकि 48 घंटे पूरे होने से पहले 9 सितारा अभिजात वर्ग से नीचे के लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। हमें ये भी सलाह दी गई है कि हम सूचना को पहले न फैलाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें परिणाम भुगतने होंगे, और उनमें से एक ये है कि हमें परिवर्तनकारी उत्पत्ति के पानी की खोज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अनावश्यक मौत को रोका जा सके जो जल्दबाजी में हो सकती है। हालांकि इससे अन्य मनुष्य बच जाएंगे। इससे हम पर और दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ग्रिम मॉन्स्टर की तरफ से वे बाहर जाने से नहीं रुकेंगे। इसलिए हम न केवल उच्च स्तरीय ग्रिम मॉन्स्टर को मारेंगे, बल्कि निम्न स्तरीय वाले को भी मारेंगे।
जैसा कि काइला ने कहा, यह मिशन नरक होगा। जब हम शहर से बाहर निकले तो कोई भी बात नहीं कर रहा था। हर कोई गिल्ड से मिली सामग्री को पढ़ने में व्यस्त था। दस्तावेज में उन संकेतों का उल्लेख था जिन्हें ट्रांसफॉर्मेटिव ओरिजिन वाटर की खोज के लिए देखना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि मूल जल को देखने वाले संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। विकास के पहले और सबसे अधिक ध्यान देने योग्य संकेत वे स्थान जहां परिवर्तनकारी मूल जल दिखाई देगा, वहां वनस्पति की तीव्र वृद्धि है। ये चिन्ह बंजर भूमि और जंगल जैसी जगहों पर बहुत उपयोगी है, लेकिन जहां हम जा रहे हैं वहां जंगलों में ये कठिन है क्योंकि हर जगह हरियाली है, और हरियाली में अतिरिक्त हरियाली को देखने के लिए एक चतुर आंख की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ और संकेत भी हैं, जैसे हल्की मीठी गंध और चट्टानों का क्रिस्टलीकरण, लेकिन इन संकेतों को पहचानना मुश्किल है। चूंकि यह गंध उच्च श्रेणी की ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिन वाटर से निकलती है और इसकी गंध बहुत हल्की होती है, इसलिए इसे पहचानने से पहले आपको अपनी इंद्रियों को मजबूत रखना होगा। इसलिए किसी को न केवल परिवर्तनकारी मूल जल के ऊपर खड़े होने के लिए भाग्यशाली होना चाहिए, बल्कि उस हल्की गंध को सूंघने के लिए भी तीव्र इंद्रियों का होना आवश्यक है। जहां तक क्रिस्टलीकृत चट्टानों को खोजने की बात है, तो यह और भी कठिन है क्योंकि अधिकांश परिवर्तनीय मूल जल जमीन के नीचे पाया जाता है, इसलिए क्रिस्टलीकृत चट्टानें भी जमीन के नीचे मौजूद होती हैं। जमीन के ऊपर क्रिस्टलीकृत चट्टानों को शायद ही कोई देख सकता है। अन्य संकेत भी हैं, लेकिन वे भी कठिन हैं। यही कारण है कि परिवर्तनकारी मूल जल को खोजने में कई सप्ताह लग गए, तथा कुछ तो महीनों या वर्षों तक जमीन के नीचे छिपे रहे, जिन्हें खोजने में काफी समय लगा। थप थप थप, एक एक करके हम जमीन पर उतरे। ये सुरक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसके बाद शिकार के मैदान शुरू होंगे, और जहां तक क्रिम्सन झील का सवाल है, जो हमें सौंपी गई थी, वहां पहुंचने में अभी कुछ समय था। क्या सभी ने दस्तावेज पढ़ना समाप्त कर लिया है? काइला ने सभी से पूछा, सिर हिलाकर सहमति जताई। अच्छा, अब चलो अंदर जाकर कुछ ओरिजिन वाटर ढूंढते हैं, काइला ने कहा और मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। पहले मैंने बताया था कि मेरे पास संवेदी क्षमताएं हैं, इसलिए मेरे लिए आगे बढ़ना सही है। मैंने सिर हिलाया और सबके साथ जंगल में चल दिया। आमतौर पर मैं लोगों को यह नहीं बताता कि मेरे पास संवेदी क्षमताएं हैं, क्योंकि यह मेरे सबसे अच्छे रहस्यों में से एक है और केवल कुछ ही भरोसेमंद लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन यह मिशन इतना खतरनाक है कि मैंने इसके पक्ष और विपक्ष पर विचार करने के बाद दूसरों को इसके बारे में बताने का फैसला किया। 10 मिनट बीत गए, मुझे कीड़े या पक्षियों की चहचहाहट की आवाज नहीं सुनाई दी। हालांकि शिकार के मैदान आमतौर पर अंधेरे ऊर्जा की उपस्थिति के कारण उदास होते हैं, लेकिन आज किसी कारण से यह अतिरिक्त उदास लग रहा था। अचानक मैं रुक गया और बोलने से पहले अपनी पहले से ही विस्तृत इंद्रियों को विस्तृत किया। 30 क्लॉक में 8 ग्रिम राक्षस हैं, हमसे लगभग 60 मीटर की दूरी पर। उनके पास 5 सितारा अभिजात वर्ग की औसत ताकत है, मैंने धीमी आवाज में कहा। वे सभी बहुत आश्चर्यचकित थे, उन्हें मेरी संवेदी क्षमताएं इतनी शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। यही कारण है कि कुछ लोगों की आंखों में संदेह देखा जा सकता था। एलेक्स, स्टीफन, जाओ और इससे निपटो, काइला ने कहा। दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया और ग्रिम राक्षसों की दिशा में चल पड़े। 1 मिनट बाद हम हल्की धातु की आवाज और चीखें सुन सकते हैं, जो कुछ सेकंड में अचानक बंद हो जाती हैं। 1 मिनट बाद एलेक्स और स्टीफन वापस लौटे। उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था। उनके पास लड़ाई का एकमात्र सबूत ग्रिम राक्षस का खून था। क्या तुमने सब कुछ खत्म कर लिया है? काइला ने पूछा। हाँ, एलेक्स और स्टीफन ने एक साथ कहा और मेरी तरफ विस्मय के भाव से देखा। हत्या का नियम सबसे अच्छा संवेदी नियम है, बहुत कम लोग हैं जो इससे छिपे रह सकते हैं। हमने समय बर्बाद नहीं किया और चुपचाप जंगल में आगे बढ़ गए, लेकिन 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि हमें ग्रिम राक्षस की एक और टीम का सामना करना पड़ा। इस बार काइला ने स्टीफन को अकेले भेजा, जिसने पिछली बार की तरह 2 मिनट में लड़ाई खत्म करके वापस लौट आया। पिछली बार ग्रिम राक्षस के समूह को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति ही पर्याप्त होता, लेकिन टीम के सदस्य मेरी संवेदी क्षमता के बारे में संशय में थे, लेकिन इसकी सटीकता का अनुभव करने के बाद वे इस पर विश्वास करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम अधिक से अधिक टीमों के सामने आते गए। हर कुछ मिनटों में कोई न कोई ग्रिम राक्षसों की टीम को खत्म कर देता था। सिर्फ आधे घंटे में हमने 100 से अधिक ग्रिम राक्षसों को खत्म कर दिया था। और जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़ने लगे, हमें ग्रिम राक्षसों की और भी ज्यादा टीमें दिखाई देने लगीं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हर बार हमें उन्हें खत्म करने के लिए 3 लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजना पड़ता है। अब मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को क्यों भेजा जिनके पास ऊपर की शक्ति है।
जबकि इस मिशन के लिए एलीट इसलिए क्योंकि बहुत सारे ग्रिम राक्षस हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। केवल हम ही इन राक्षसों को सेकंडों में खत्म करने और आगे बढ़ने में सक्षम हैं। हम एक बहुत तेज चाकू की तरह हैं, जो हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देते हैं। सिल्वर एलीट के नेतृत्व में बहुत कम ग्रिम राक्षस होंगे जो हमारे साथ कुछ भी कर सकें। हमें ये दबाव 24 घंटे तक झेलना होगा। 24 घंटे बीत जाने के बाद गिल्ड्स 9 स्टार एलीट को भेजेंगे, उनके आने के बाद दबाव काफी कम हो जाएगा। 2 घंटे और बीत गए और हमने सैकड़ों राक्षसों को मार डाला। हम न केवल राक्षसों को मार रहे थे, बल्कि मूल जल की खोज भी कर रहे थे। लेकिन हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं थी क्योंकि हमें अभी तक कोई भी संकेत नहीं मिला था जिसका उल्लेख दस्तावेज में किया गया था। देखना, मैंने अचानक कहा जैसे ही मैंने एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपना सिर पीटना चाहता था। ये तारों रहित रात और सब कुछ बहुत अंधेरा है। इसके बावजूद कि उन्होंने बहुत उन्नत नाइट विजन चश्मा पहना हुआ है, उनकी दृष्टि मेरी जितनी अच्छी नहीं है, जिसके पास रूल को मारने की सहायता है। चाहे प्रकाश हो या अंधकार, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं उसे किसी भी समय स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। ये देखकर कि उन्होंने मेरी ओर इशारा नहीं किया है, मैं उस ओर चल पड़ा, और जब हम आधे रास्ते पर थे तो सभी ने देखा कि मैं क्या इशारा कर रहा था और उन्होंने अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए। ये हाल ही में खोदा गया है। काइला ने छेद को देखते हुए कहा, यह पहला सबूत है जो हमने देखा कि कोई ओरिजिन वाटर की खोज कर रहा है। हालांकि हर कोई ओरिजिन वाटर की खोज कर रहा है, अभी तक किसी ने गड्ढा नहीं खोदा है। अगर आपको संकेतों के बारे में पक्का पता नहीं है तो गड्ढा खोदने का कोई फायदा नहीं है। सुबकी सुबकी, मैं नीचे झुका और सूंघने लगा, और मिट्टी की गंध के अलावा मुझे कोई सुगंध नहीं मिली। जिसने भी पूरा खोदा उसे कुछ नहीं मिला। मैंने कहा, अगर वहां मूल पानी होता तो कुछ हल्का सा सबूत जरूर होता और हम उसे ढूंढ पाते। मैं अभी भी गड्ढे के चारों ओर देखता हूं क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक गड्ढे को नहीं खोदता जब तक कि उस पर आरी के निशान न हो, और मैंने पाया कि गड्ढे के चारों ओर हरियाली होना अतिरिक्त आकर्षण लगता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने यहाँ गड्ढा खोदा है। मैंने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि अचानक रुक गया और मेरे चेहरे पर गंभीरता छा गई। 7 बजे और लगभग 80 मीटर की दूरी पर 9 ग्रिम राक्षसों की एक टीम है। उनमें से सभी के पास व्हाइट अभिजात वर्ग से अधिक शक्ति है और उनका नेता एक सिल्वर एलीट है। मैंने कहा, यह सुनकर हर कोई गंभीर हो गया क्योंकि जंगल में पहली बार प्रवेश करने के बाद से ही हमें वह शिकार मिल गया है जिसे मारने के लिए हमें भेजा गया था। ये सुनकर सभी चुप हो गए और उनके चेहरों पर गंभीरता झलकने लगी क्योंकि असली मिशन का समय आ गया है। हमें यहाँ ग्रिम रेस के जितने भी शक्तिशाली लोग हैं उन्हें मारने के लिए भेजा गया है। हमारी तरह उनके पास भी भयंकर शक्ति है और वे आसानी से हजारों निचले स्तर के शक्तिशाली लोगों को मार सकते हैं। हमें इन शक्तिशाली लोगों की संख्या कम करनी होगी ताकि जब मूल जल दिखाई दे तो हमारा पक्ष इसकी अधिकतम मात्रा प्राप्त कर सके। क्या हम उनसे निपट सकते हैं? काइला ने पूछा। कुछ ही घंटों में उन्हें पता चल गया है कि मैं उन सभी लोगों की शक्ति का अनुमान लगा सकती हूँ जिनके सामने मैं आई हूँ। हाँ, हम उनसे निपट सकते हैं, लेकिन सभी को शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, मैंने कहा। सिल्वर एलीट बहुत ताकतवर है, तुमसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर, इसलिए तुम्हें अकेले ही उससे निपटना होगा जबकि हम दो ग्रिम राक्षसों से निपटेंगे, मैंने आगे कहा। हम ग्रिम मॉन्स्टर्स से लड़ने जा रहे हैं, क्या किसी को कोई आपत्ति है? काइला ने पूछा। सभी ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं। यही हमारा मिशन है और यही हमारी जाति के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। तो फिर चलो, काइला ने गंभीर स्वर में कहा। हम ग्रिम राक्षसों की ओर चल पड़े और इस बार चलते समय हमने अपने ट्रंक नहीं छिपाए और तब तक ग्रिम राक्षस पहले से ही हमारे वहां पहुंचने पर हमारा इंतजार कर रहे थे। हम बस कुछ स्वादिष्ट मनुष्यों की तलाश कर रहे थे और वे हमारे पास आ गए। ग्रिम मॉन्स्टर्स के नेता ने कहा। उसने अपनी लगभग लुप्त हो चुकी होठों को अपनी कांटेदार जीभ से चाटा। जल सर्पमान जनजाति। मुझे जनजाति का सही नाम नहीं पता क्योंकि बहुत सारे सर्पमान जनजातियां हैं जो जल तत्वों और नीले पैमाने का उपयोग करते हैं जो मेरे सामने ग्रिम राक्षसों के पास हैं। हम भी तुम्हें खोज रहे हैं। जैसा कि तुम जानते हो, अभ्यास के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है और लोगों से उन्हें प्राप्त करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है? काइला ने अपने ताने में उसी चंचल स्वर का प्रयोग किया जैसा कि ग्रिम राक्षस ने किया था, लेकिन उसकी आवाज कानों को ग्रिम राक्षसों के मुश्किल से समझ में आने वाले शब्दों से कहीं बेहतर लगी। काइला के ताने को सुनकर ग्रिम राक्षसों के चेहरे पर अत्यधिक क्रोध की झलक दिखाई दी। अगर कोई पूछे कि ग्रिम राक्षसों को सबसे ज्यादा नफरत किस शब्द से है,
तो वह होगा हार्वेस्ट। वे बस उस शब्द से नफरत करते हैं और जब भी वे इसे सुनते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। इस कमीने को तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए, लेकिन इन्हें मत मारो। मैं इनकी चीख सुनना चाहता हूं जब मैं इन्हें 3 रंग के जहर में भिगोकर जिंदा खा जाऊंगा। ग्रिम राक्षसों के नेता ने हमला करने का आदेश देते हुए कहा। जैसे ही मैंने सुना कि मेरे शरीर पर अग्नि कवच दिखाई देने लगा है, मेरे साथी इससे थोड़ा चौंक गए, लेकिन उनके पास सवाल पूछने का समय नहीं था क्योंकि ग्रिम राक्षस उन पर आक्रमण कर रहे थे। लगता है तुम्हें आग में कुछ ज्यादा ही आग लगाना पसंद है छोटे कमीने। देखते हैं क्या तुम्हें तब भी आग में ये पसंद है जब हमने तुम्हें इसमें पकाया था। मेरी ओर आए 2 ग्रिम राक्षसों में से एक ने कहा। दोनों के पास अभिजात वर्ग से ऊपर की शक्ति है और अगर मैं उन्हें समान मानूं तो उनकी शक्ति उस अंतिम ग्रिम राक्षस के बराबर होगी जिसे मैं 2 घंटे की लड़ाई के बाद मुश्किल से जीत पाया था। जैसे ही वे मेरे करीब आए, मुझ पर हमला करने से पहले उन्होंने अपनी पतली तलवार को अपनी कांटेदार जीभ से चाटा। यह अच्छी बात थी कि मैंने शुरू से ही अपने कवच को पूरी तरह संकुचित कर लिया था और गुप्त ऊर्जा का भी उपयोग किया था, अन्यथा मैं उनके हमलों से बचाव नहीं कर पाता। खनक टुकड़ा। मेरी तलवार एक तलवार से टकरा गई और मैं अपनी ढाल की मदद से दूसरी तलवार से बचाव करने ही वाला था कि ग्रिम राक्षसों के कमीने ने आखिरी क्षण में हमले की शक्ति बढ़ा दी थी और उसकी तलवार ने मेरी ढाल को चकनाचूर कर दिया, जिससे मेरे कूल्हे पर गहरा घाव हो गया। ये सौभाग्य की बात है कि कट गहरा था। यदि मैंने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं की होती तो मैं 2 टुकड़ों में कट जाता। मुझे ग्रिम राक्षसों के पहले हमले में घायल होने की उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि इन राक्षसों के हर हमले में मुझे मारने की शक्ति है। थोड़ी सी गलती और मैं हमेशा के लिए दुनिया से चला जाऊंगा। हे तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन जल्द ही तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, सांप वाले ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी अजीब सी मुस्कान देखकर मेरे चेहरे पर शिकन आ गई। मैंने उसकी अजीब मुस्कान को गंभीरता से नहीं लिया और न ही मेरे पास समय है क्योंकि उनका दूसरा हमला होने वाला है। उनके हमले में जो भी अजीब बात है उससे निपटने के लिए मेरी शासन शक्तियां काफी मजबूत हैं। क्लैंग क्लैंग स्लाइस स्लाइस। ये राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। पहले हमले के बाद मुझे एक और चोट लगी, फिर एक और एक और। जल्द ही मेरा शरीर इसके कारण लहूलुहान हो गया और सबसे निराशाजनक बात यह है कि मैं इन चोटों को ठीक नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले इन आक्रमणों में निहित जल के संक्षारक गुणों को जलाना पड़ा तथा उसके बाद अशुभ पौधों के मूल के कण द्वारा उन्हें ठीक करने से पहले अपनी शासन शक्ति से गुप्त ऊर्जाओं को पिंजरे में बंद करना पड़ा। मुझे लड़ते हुए ये सब करना पड़ता है और किसी कारण से मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे घावों में कुछ और भी होना चाहिए। मैं पहले तो उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन इस एहसास के कारण मैं कोशिश करता रहा और आखिरकार मुझे उसकी एक झलक मिल ही गई। जब मुझे यह मिला तो मैं इससे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि यह चीज बहुत ही चालाक है। मैं इसे जलाने ही वाला था लेकिन मैंने इसे रोक दिया क्योंकि मेरे मन में इसके बारे में अलग विचार थे। मैंने इसे जलाया नहीं, लेकिन मैंने इसे अकेला भी नहीं छोड़ा। मैंने सूर्य की आग के छोटे छोटे बिंदु बनाए और उन्हें उस चीज में डाल दिया। सूर्य अग्नि के ये बिंदु विशेष हैं। जब इन्हें उस चीज के बीच रखा जाता है तो ये मेरी मारक ऊर्जा से भर जाते हैं। इसलिए चाहे वह चीज कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, जब तक मैं चाहूं मैं इसे एक ही इरादे से जला सकता हूं। क्लैंग 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 स्लाइस। ये ग्रिम राक्षस शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। पहले 15 मिनट तक मैं जीवन और मृत्यु के किनारे पर नाचता रहा। हर हमला मेरे लिए मौत का फरमान जैसा था, जिसमें मुझे अपनी पूरी ताकत से जीवित रहना था और साथ ही चोटों से जूझना था। लेकिन 20 मिनट के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। हालांकि मैं अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हूं, लेकिन इसकी तीव्रता थोड़ी कम हो गई, जो अच्छी बात है। मुझे बस लड़ते रहना है। जब तक मैं पर्याप्त समय तक लड़ता रहूं, मुझे उनसे निपटने का पूरा भरोसा है। मुझे बस समय चाहिए। छोटे कमीने, तुम बहुत फिसलन भरे हो। हर बार जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम किसी तरह सो गए। खैर, कोई बात नहीं। जीवन के कुछ मिनटों का आनंद लो, उसके बाद तुम क्या नरक का अनुभव करोगे। ग्रिम राक्षस ने कहा। मेरे चेहरे पर एक स्पष्ट शिकन दिखाई दी, लेकिन इसके अंदर मैं पागलों की तरह हंस रहा हूं क्योंकि मैं भी उस चीज के कार्य करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। समय बीत गया और एक और आधा घंटा बीत गया। न केवल हर सेकंड चोट लग रही थी, मैं हर मिनट घायल हो रहा था। खून की चोटें लगभग गायब हो गई थी। केवल एक ही चोट बची थी जो दिखाई देने वाली दर से ठीक हो रही थी। मैं अभी लड़ ही रहा था कि अचानक मेरे शरीर के हर हिस्से में तीव्र दर्द हुआ
और मुझे लगा कि मेरा शरीर इतना भारी हो गया है कि एक ही पल में मैंने लड़ाई में जो भी लाभ प्राप्त किया था वह सब खो दिया। काटो काटो, हे, छोटे कमीने, तुमने अंततः इसका अनुभव कर लिया, ग्रिम राक्षस ने कहा जब दोनों ग्रिम राक्षसों की तलवारें मेरी छाती को काट रही थीं और मुझे भयंकर चोटें पहुंचा रही थीं। स्लाइस प्लैंक। मेरे शरीर पर 2 बड़े घाव उभर आए। ग्रिम राक्षसों ने दया नहीं दिखाई, मुझे 2 भीषण घाव देने के बाद वे मुझ पर हमला करते रहे। मेरे शरीर पर और भी भयंकर घाव उभरने लगे। मेरे अंदर जहर है और यह जहर काफी घातक है। जब यह मेरे शरीर में गया तो इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, यह मेरे शरीर में बिना किसी प्रभाव के बस फैलता चला गया। जब यह मेरे शरीर के हर हिस्से में बड़ी मात्रा में फैल गया तभी इसने प्रतिक्रिया की, और इसने पूरी शक्ति के साथ प्रतिक्रिया की। इससे न केवल मुझे बहुत दर्द हुआ, बल्कि इसने मेरे शरीर को अंदर से भी खराब करना शुरू कर दिया। इसका स्वाद बहुत ही खराब है, अगर संभव हो तो मैं इसे दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता। वैसे तो ये जहर बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यह मेरे बस में है। अगर मैं चाहूं तो इसे पल भर में ही भाप बना सकता हूं। जब मुझे इसका आभास हुआ था तो मैंने पहले ही ऐसी तैयारी कर ली थी, लेकिन अभी समय नहीं है। स्लाइस प्लैंक। ग्रिम राक्षस मुझ पर बिना किसी दया के हमला करते रहे और मैं अपनी पूरी ताकत से उनका बचाव करता रहा। मेरे शरीर पर जगह जगह कट के निशान है। एकमात्र जगह जहां कोई कट नहीं है वह है मेरी गर्दन। मेरे शरीर पर कोई कट नहीं है, इसलिए नहीं कि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जानबूझकर हमला नहीं किया। उनके बॉस ने उन्हें मारने से मना किया था, इसलिए उन्होंने गर्दन वाले हिस्से को वैसे ही छोड़ दिया। भले ही उन्होंने मेरी गर्दन पर हमला किया होता, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपनी वर्तमान जहरीली हालत में उनसे बच सकता हूं। रोगो, यदि हम इस पर लगातार हमला करते रहे तो ये काफी है। यह मर जाएगा और बॉस नाराज हो जाएगा, एक ग्रिम राक्षस ने दूसरे से कहा। वर्तमान में मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ है और मेरी गर्दन को छोड़कर मेरे शरीर का हर हिस्सा घायल है। जहां भी वे देखते हैं उन्हें एक भयानक घाव दिखाई देता है। मेरी त्वचा पूरी तरह से झुलस गई है कि अगर मैं खुद को भी इस समय देखूं तो मुझे एक भयानक झटका लगेगा। मैं अभी इतना बुरा दिख रहा हूं, और मजेदार बात यह है कि यह मेरी सबसे कम चिंता है। दुख की बात यह है कि दर्द और संक्षारक जहर मेरे शरीर को गहरे स्तर पर घायल कर रहा है। अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए मैं इससे बाहर निकलना चाहता था, और मैं ऐसा कर भी सकता था, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया क्योंकि वह समय आ गया था। देखो, ये कमीना अभी भी खड़ा है और अपनी बदसूरत आंखों से हमें घूर रहा है। इसकी नज़र देखकर ही मैं इसकी गर्दन काटने को उत्सुक हूँ, ग्रिम राक्षस ने गुस्से से कहा, और यह सुनकर मैं और भी अधिक उसकी ओर घूरने लगा। तुम क्या घूर रहे हो कमीने, क्या तुम मरना चाहते हो? ग्रिम राक्षस ने कहा और मेरे करीब आया और फिर अपनी तीखी उंगली से मेरे गाल पर प्रहार किया। क्या तुम क्रोधित हो? तुम अपनी उस छोटी तलवार से हमला कर सकते हो जिसे तुमने छोड़ा नहीं है, ग्रिम राक्षस ने कहा, और उसने मेरी छाती के घाव में और भी गहराई से वार किया। आह! मैंने दांत पीसते हुए चिल्लाया, और यह कोई कृत्य नहीं है, यह इतना दर्दनाक है कि मैं बस जोर से चिल्लाना चाहता हूँ। चिल्लाओ तुम छोटे कमीने, जितनी जोर से चिल्लाओगे उतना अच्छा है, ग्रिम राक्षस ने कहा और अपनी तीखी उंगली मेरे घाव में और भी गहराई तक घुसा दी। कमबख्त कमीने, मैं अपनी तलवार से उस कमीने की छाती में छेद करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मैं दूसरे ग्रिम राक्षस के करीब आने का इंतजार कर रहा था। मैं इस कमीने को मार सकता था जो मेरी छाती में छेद कर रहा था, लेकिन फिर मुझे दूसरे कमीने को मारने के लिए कुछ और समय बर्बाद करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं दोनों कमीनों को एक साथ खत्म करना चाहता हूं और इस लड़ाई से यह काम पूरा करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि यह ग्रिम राक्षस मुझे प्रताड़ित कर रहा है। मैं देख सकता हूं कि दूसरा ग्रिम राक्षस भी ऐसा ही करना चाहता है, बस ये थोड़ा अधिक सतर्क है। लेकिन उसकी वह सावधानी उसकी आंखों से सो रही है क्योंकि वह देख रहा था कि उसका दोस्त मुझे कैसे प्रताड़ित कर रहा है और उसका आनंद ले रहा है। वह भी वैसा ही करना चाहता था। मेरा धैर्य अंततः रंग लाया क्योंकि 5 मिनट के बाद दूसरा ग्रिम राक्षस मेरी ओर आने लगा। उसकी आंखों में जो सतर्कता थी वह लगभग गायब हो गई। मैंने उसे अपने करीब आते देखा और जैसे ही वह मुझसे एक कदम दूर था, मैंने सूर्य अग्नि के छोटे बमों को सक्रिय कर दिया जिन्हें मैंने जहर में मिलाया था, और एक क्षण में वह सारा जहर जो मुझे यातना दे रहा था पूरी तरह वाष्पीकृत हो गया। घर में रहना मेरे पिता का शोध विषय था, इसलिए मैंने अपने पिता से कई सवाल पूछे और उनमें से एक सवाल जहर से प्रभावी तरीके से निपटने का था।
मेरे पिता ने कई तरीके सुझाए, लेकिन मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया। हालांकि यह एक आसान विधि लग सकती है, लेकिन ये बहुत कठिन है। मैंने 2 सप्ताह से अधिक समय तक इसका अभ्यास किया है और इस विधि का अभ्यास करने के लिए कई बार जानबूझकर खुद को जहर भी दिया है, और यह इसके लायक है। पुच्छी। जैसे ही दूसरा राक्षस मेरे सामने आया, मेरी तलवार वाला हाथ, जो लगातार हिल रहा था, अचानक रुक गया और फिर धुंधली गति से आगे बढ़ा। इससे पहले कि राक्षस समझ पाता कि क्या हुआ, मेरी तलवार पहले ही उसके दिल में पीछे से घुस चुकी थी। चालाक। जैसे ही मैंने राक्षस की छाती से अपनी तलवार निकाली और दूसरे ग्रिम राक्षस पर हमला किया, मेरे शरीर में पुनः आग फैल गई। पहले राक्षस पर मेरे हमले के कारण दूसरे राक्षस को प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ समय मिल गया, लेकिन इससे वह बचने वाला नहीं था। जब मैंने देखा कि वह अपनी तलवार को अपने दोस्त की छाती से हटा रहा है, तो उसने पहले ही मुझ पर तलवार घुमा दी थी। ये देखकर मुझे चिंता नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। मैं पहले राक्षस को मारने में सक्षम था, क्योंकि एक आश्चर्यजनक हमला हुआ था, और मुझे दूसरे राक्षस को भी एक ही चाल में मारना होगा, अन्यथा मुझे इसे मारने में कुछ और मिनट लगेंगे। टकराना। जैसे ही तलवार मेरी गर्दन तक पहुंचने वाली थी, धमाके की आवाज गूंजी और अगले ही पल मेरी तलवार, जो काफी दूर थी, अचानक राक्षस की पतली तलवार के सामने आ गई। राक्षस मेरी तलवार को अचानक अपने सामने आते देखकर चौंक गया। उसने सोचा था कि वह निश्चित रूप से उसे मार देगा, लेकिन मेरी तलवार उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक रही थी। ये देखकर वह क्रोधित हो गया और उसने अपनी सारी शक्ति तलवार में डाल दी, जिससे उसकी तलवार की शक्ति और भी बढ़ गई। ये देखकर मैं चिंतित होने के बजाय खुश हुआ, क्योंकि सब कुछ मेरी गणना के अनुसार हो रहा था। मेरी तलवार उससे टकराई, लेकिन इस बार सीधे उससे टकराने के बजाय वह अपनी तरफ से टकरा गई। वह अपनी धार पर फिसलने लगी, अपना रास्ता बदलने लगी, और अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह अपनी तलवार को रास्ता बदलने से रोकने में असमर्थ थी। शिंग। पुच्छी। अंत में मेरी तलवार उसकी तलवार के ब्लेड के अंत तक पहुंच गई और शिंग की आवाज करते हुए उसके पास से गुजरी, और जैसे ही वह वहां से गुजरी, ग्रिम राक्षस के चेहरे पर भय दिखाई दिया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी तलवार ने उसकी छाती को साफ साफ छेद दिया था। अपनी छाती में छेद होते देख उसके चेहरे पर भय का भाव उभर आया और वह लंगड़ाते हुए चलना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था, क्योंकि किसी कारणवश वह पूरी तरह से गतिहीन हो गया था। मैंने दोनों ग्रिम राक्षसों को नहीं मारा है, क्योंकि वे दोनों मौलिक मैना क्रिस्टल के ढेर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें मैं खोना नहीं चाहता। मैंने उसके हृदय में सनफायर की माला डालने से पहले कुछ और मारक ऊर्जा डाली। वर्तमान में मेरे पास मैना क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, इसलिए मैंने उसके हृदय में सनफायर की बहुत सारी माला डाल दी। यदि उसका हृदय मेरी निर्धारित गति से अधिक धड़कता तो सनफायर की मालाएं फट जाती और वह वहीं मर जाता। यह उसके खिलाफ एक एहतियात है। मैं नहीं चाहता कि वह गतिशीलता प्राप्त कर ले और मेरे पीछे फिर से आए। मैं पहले राक्षस की ओर बढ़ता हूं, जो अभी अभी जमीन में गिरा था। मैंने इसके साथ भी वैसा ही किया जैसा मैंने दूसरे राक्षस के साथ किया था। ग्रिम राक्षसों के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उनकी भयानक जीवन शक्ति के साथ कुछ भी संभव है। उठने के बाद मैंने अशुभ कोर के सभी कणों को कुचल दिया और देखा कि मेरा शरीर तीव्र गति से ठीक हो रहा है। जैसे जैसे मेरी चोटें ठीक हुई, मैंने अपनी आंखें बंद की और युद्ध के मैदान की स्थिति को महसूस किया और पाया कि यह बहुत ही भयानक था। सिवाय काइला के हर कोई गिर गया था। हालांकि वे मरे नहीं थे, उनकी स्थिति इससे बेहतर नहीं थी। यह अदृश्य जहर वाकई भयावह है। मैंने अपने दोस्त की हालत को भांपते हुए कहा, यह जहर वाकई खतरनाक है। अपनी इंद्रियों की वजह से ही मैं इसे भांप पाया और इसके खिलाफ एहतियात बरत पाया, लेकिन दूसरों के पास मेरी तरह तेज इंद्रियां नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि काइला ने जहर का सामना कैसे किया, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन वह दूसरों की मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ग्रिम राक्षस के खिलाफ वह थोड़ी नुकसानदेह है। ऐसा लगता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो अपने साथियों की मदद कर सकता हूं, मैंने सोचा और चुपके से रोनी की ओर बढ़ने लगा, जो मुझसे लगभग 40 मीटर की दूरी पर सबसे निकट था। मैं चुपचाप उसकी ओर चला गया और जल्द ही मैं उसके इतने करीब पहुंच गया कि मैं उसे देख सका, और जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैं सिहर उठा। ग्रिम राक्षसों ने उसे बांध दिया था और अब उसे यातना दे रहे थे, और वह केवल दर्द में चीख सकता था। ग्रिम राक्षसों को उसकी चीखें अधिक से अधिक पसंद आने लगीं। यही कारण है कि वे उस पर हर यातना विधि का प्रयोग कर रहे हैं जो वे जानते हैं। ये पहली बार है जब मैं ग्रिम राक्षसों की क्रूरता देख रहा हूं। मैंने इसके बारे में बहुत समय से पढ़ा है,
लेकिन ये पहली बार है जब मैं इसे देख रहा हूँ। ये दो जातियों के बीच युद्ध है, इसमें कोई सीमा नहीं है और नैतिकता बीच में मौजूद है। यदि हम उनकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते। हम ऐसा हर दिन करते हैं। जब वे जीवित होते हैं तो हम उनसे मैना क्रिस्टल इकट्ठा करते हैं। मैंने खुद को मारक ऊर्जा में लपेट लिया और जितना हो सका उतना करीब गया। मुझे कुछ मिनट लगे, लेकिन आखिरकार मैं ग्रिम राक्षसों से 3 मीटर पीछे पहुंच गया। रॉनी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है, और इन दो ग्रिम राक्षसों को बहुत करीब देखकर मेरा काम और भी आसान हो गया। मैंने अपने स्टोरेज से एक और टोटेम आर्टिफैक्ट निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया और फिर अपनी पूरी ताकत से ग्रिम राक्षसों पर छलांग लगा दी। मैं इस छिपे हुए हमले के लिए अपने घुमावदार कवच का उपयोग करना चाहता था, लेकिन ये बहुत अधिक ध्यान देने योग्य और चमकीला था। ग्रिम राक्षस मेरे उनके करीब पहुंचने से पहले ही उन्हें देख लेते। लेकिन मैं चिंतित हूं, हालांकि मुझे अपने हमले के लिए सामान्य से कम शक्ति मिल सकती है, फिर भी मेरे पास मारक ऊर्जा है जो मुझे बिना आवाज किए उनके पास पहुंचने में मदद करेगी। पुची पुची। मेरी छलांग की आवाज सुनकर वे चौंक गए और वे सावधान हो गए तथा कुछ करने को तैयार हो गए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक उन्होंने आवाज सुनी मैं उनके पास पहुंच चुका था और मेरी तलवार पीछे से उनके हृदय में घुस चुकी थी। यहां तक कि मेरे चारों ओर मारक ऊर्जा होने के बावजूद भी यह हमला सफल नहीं होता। मैं इस तरह के सफल गुप्त हमलों को खूबसूरती से अंजाम दे सकता हूं, क्योंकि ये कमीने यातना में इतने अधिक तल्लीन थे कि उन्होंने पूरी सावधानी खो दी थी। श्लिक श्लिक। मैंने ग्रिम राक्षस की छाती से अपनी तलवारें निकाली और रॉनी की ओर बढ़ा और उसकी हालत देखी, जो कि बहुत खराब लग रही थी क्योंकि जहर ने उसके शरीर के काफी हिस्से को नष्ट कर दिया था। विरोध मत करो, मैंने रॉनी से कहा और उसके शरीर में सनफायर संचारित करना शुरू कर दिया, या मैं कह सकता हूं कि एशलिन उसके शरीर में सनफायर संचारित कर रही है। मेरी शासन शक्ति पर मेरा नियंत्रण बहुत अच्छा है, लेकिन यह इतना भी नहीं है कि मैं अदृश्य जहर को जलाने में सक्षम हो जाऊं, जो छिपने में अच्छा है। 1 मिनट में एशलिन रॉनी में मौजूद सभी अदृश्य जहर को सफलतापूर्वक जला देने में सक्षम हो गई। इसे खाओ, मैंने कहा और रोनी के मुंह में अशुभ राक्षस कोर के कुछ कण ठूंस दिए। उसकी चोटें इतनी गंभीर हैं कि एक कण उसकी सभी चोटों को जल्दी से ठीक नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे उसकी चोटें ठीक हो रही थीं, मैंने बंधन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे खोलना बहुत ही मार्मिक है। रोनी को बंधन से मुक्त करने से पहले मुझे काफी प्रयास करना पड़ा। धन्यवाद, रोनी ने उठते हुए कहा और दोनों ग्रिम राक्षसों को घृणा से देखा। मैंने उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। आप उन्हें जितना चाहें उतना यातना दे सकते हैं, लेकिन हमें एलेक्स और स्टीफन को बचाना है। रोनी ने सिर हिलाया और अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को बुलाया और हम एलेक्स की दिशा में चले गए। जब हम एलेक्स की हालत देखने के लिए काफी करीब पहुंचे, तो मैंने पाया कि वह रोनी की तरह ही स्थिति में है, जिसे ग्रिम राक्षसों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन रोनी के विपरीत केवल एक ग्रिम राक्षस ही उसे प्रताड़ित कर रहा है, जबकि दूसरा केवल मजे से देख रहा है। मैं इन ग्रिम राक्षसों पर एक साथ हमला नहीं कर पाऊंगा जैसा कि मैंने रोनी के साथ किया था। खैर, उस समय मैं अकेला था, इस बार मेरे साथ रोनी था। जब मैं चुपके से हमला करूंगा तब तुम ग्रिम राक्षस का ध्यान भटकाओ। एक को खत्म करने के बाद हम मिलकर दूसरे को खत्म करेंगे, मैंने रोनी से कहा। फिर हमने दिशा की ओर बढ़ने से पहले योजना पर विस्तार से चर्चा की। जल्द ही मैं ग्रिम राक्षसों के सबसे करीब पहुंच गया, जबकि रोनी सीधे उनके सामने आ गया और उसे देखते ही दोनों ग्रिम राक्षसों ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। पुच्छी। जैसे ही उन्होंने लड़ाई शुरू की, मैं अपने मौके का इंतजार कर रहा था, जो मुझे 1 मिनट बाद मिला और मैंने हमला कर दिया। चुपके से किया गया हमला सफल रहा। मैं एक ग्रिम राक्षस को खत्म करने में सक्षम था, जबकि अन्य को रोनी और मैंने मिलकर मार डाला। रोनी ग्रिम राक्षस से बहुत ही क्रूरता से लड़ रहा था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उससे रास्ते में कितनी चोटें लग रही हैं। यातना ने उसके दिमाग पर गहरा घाव कर दिया था, जिसे भरने में समय लगेगा। मैंने एलेक्स के शरीर का सारा जहर जला दिया और उसके बंधन खोलने से पहले उसे खाने के लिए ओमिनस पौधे की जड़ के कण दिए। हमें ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि हम स्टीफन की ओर बढ़े, जो रोनी जैसी ही हालत में था। इस बार कोई छिपकर हमला नहीं था, बल्कि सीधा हमला था। हम तीनों ने मिलकर 3 मिनट से भी कम समय में ग्रिम राक्षस को खत्म कर दिया। मैंने अभी अभी स्टीफन्स बिडिंग्स खोली थी, तभी मुझे कुछ महसूस हुआ और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कायला आखिरकार सिल्वर एलीट ग्रिम राक्षस को मारने में सफल हो गई थी, जिससे वह लड़ रही थी। कायला ने अपने प्रतिद्वंद्वी को भी मार डाला था। मैंने कहा कि जैसे ही मैंने स्टीफन पर आखिरी बोली खोली, सभी के गंभीर चेहरों पर मुस्कान आ गई।
ग्रिम राक्षस उस टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, अगर वह असफल हो जाती तो कोई भी हमें उस राक्षस से नहीं बचा पाता। सिल्वर एलीट बहुत शक्तिशाली है, अगर हम 4 लोग एक साथ भी लड़ें तो भी हमारे पास इसके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा, इसे हम सभी को खत्म करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मैं व्यर्थ ही चिंतित था, ऐसा लग रहा था कि तुम लोगों ने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया है। काइला की आवाज जंगल से बाहर आते ही गूंज उठी। एलेक्स, रोनी और स्टीफेंस के चेहरे पर काइला की प्रशंसा सुनकर कठोरता आ गई। हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं, अदृश्य जहर बहुत शक्तिशाली था, यदि माइकल ने हमें नहीं बचाया होता तो आपके आने तक हमें यातनाएं दी जाती रहती, रोनी ने दुखी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर काइला के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। आप सभी के पास आराम करने और फसल काटने के लिए 10 मिनट है, उसके बाद हम चले जाएंगे। कुछ सेकंड के बाद काइला ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और उन राक्षसों की ओर चले गए जिनसे उन्होंने लड़ाई की थी। मैं भी उन राक्षसों की ओर चलने लगा जिन्हें मैंने हराया था। मैं अभी आधी दूरी तय कर चुका था जब मुझे ग्रिम राक्षस की दर्दनाक चीख सुनाई देने लगी। चीख इतनी दर्दनाक थी कि उसे सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी होने लगी। ये तो अभी शुरू ही हुआ था कि कुछ ही मिनटों बाद पिछली चीखों के साथ 3 और दर्दनाक चीखें जुड़ गईं, और वे भी पिछली चीखों की तरह ही सिहरन पैदा करने वाली थीं। ये लोग जो कुछ भी भुगत रहे हैं उसका परिणाम भुगत रहे हैं। मैंने सोचा, ग्रिम राक्षसों की चीखें सुनकर यह स्पष्ट है कि उन्हें यातना दी जा रही है और जो दर्द उन्हें मिल रहा है वह उनके द्वारा झेले गए दर्द से कहीं अधिक दर्दनाक है। मैंने इन चीखों को ज्यादा नहीं सुना और उन 2 ग्रिम राक्षसों की ओर बढ़ा जो मेरे जाने के बाद भी स्थिर पड़े थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में संघर्ष की जगह गहरा डर मौजूद था। ये बिल्कुल साफ था कि वे अपने दोस्तों की दर्दनाक चीखें सुन रहे थे और यह सुनकर वे भी कांपने लगे। उन्हें डर था कि मैं उन्हें यातना देने के लिए कहूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यातना नहीं दूंगा, मैंने कहा। ये सुनकर उनकी उन्मत्त आंखें थोड़ी शांत हो गईं। मैं सिर्फ तुमसे मौलिक क्रिस्टल निकालने जा रहा हूं, मैंने 1 सेकंड के बाद कहा। जिन आंखों को थोड़ी राहत मिली थी वे पहले से भी अधिक उन्मत्त हो गईं और उन्होंने पूरी ताकत से प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। उनका प्रतिरोध इतना अधिक था कि वे अपने अंगों को हिलाने में सक्षम हो गईं। दुर्भाग्य से उनके लिए कोई पुनर्जीवन नहीं है। भले ही मैं यहाँ नहीं था और वे अपने शरीर में मौजूद मारक ऊर्जा से छुटकारा पाने में सक्षम थे, वे अभी भी उन सूर्य अग्नि मोतियों से मर गए होंगे जो मैंने उनके शरीर में छोड़े हैं। मैं नीचे झुकी और उनके शरीर को बांधना और मुंह बंद करना शुरू कर दिया ताकि वे इस प्रक्रिया के दौरान कोई प्रतिरोध न कर सकें। फिर मैंने उनके शरीर पर हाथ रखा और उसके हर हिस्से की जांच शुरू कर दी। विशेष ग्रिम राक्षस से मौलिक क्रिस्टल प्राप्त करना सामान्य ग्रिम राक्षस से अधिक कठिन है, क्योंकि विशेष ग्रिम राक्षसों में मौलिक ऊर्जा का स्वाद होता है। इसलिए जब तक मेरे पास एक विशेष रूनिक डिस्क नहीं है जो मौलिक मैना क्रिस्टल को इकट्ठा करने में सक्षम है, मुझे पुराने तरीके से ही काम करना होगा, और वही यह है कि मुझे अपनी सिनफायर के साथ जो भी मौलिक डार्क ऊर्जा है उसे ओवरराइड करना होगा। मैं कई बार मौलिक ग्रिम राक्षसों से मौलिक क्रिस्टल की कटाई में असफल रहा हूं और सफल रहा हूं। ये कहा जाना चाहिए कि मैं कभी भी 100% सफल नहीं रहा हूं, और मैं इसे सुधारने की योजना बना रहा हूं। उनके शरीर का आभास होने के बाद मैंने अपनी तलवार चार्ज की और क्रमशः दोनों ग्रिम राक्षसों की छाती में छेद कर दिया, और परिणाम न तो सुखद था और न ही दुखद, क्योंकि मैं एक राक्षस को तत्वविहीन करने में सफल रहा जबकि दूसरे में असफल रहा। अपना सिर हिलाते हुए मैंने दोनों ग्रिम राक्षसों पर रूनिक डिस्क रख दी और ग्रिम राक्षसों से मैना क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगा। आपकी क्षमताओं पर नियंत्रण बहुत अच्छा है। आप अपनी मौलिक ऊर्जा से विशेष ग्रिम राक्षस को बलपूर्वक मानसिक रूप से प्रभावित करने में सक्षम है, काइला ने पीछे से कहा। यह उतना बढ़िया नहीं है, अन्यथा मैं दूसरे ग्रिम राक्षस को भी एलिमेंटलाइज कर सकता था, मैंने अपने असफल प्रयास को देखते हुए कहा। इससे कोई एलिमेंटल क्रिस्टल नहीं मिलेगा, केवल सामान्य क्रिस्टल ही मिलेंगे। आपकी प्रगति को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही आप हर विशेष ग्रिम राक्षस को बिना असफल हुए तात्विक रूप से परास्त करने में सक्षम हो जाएंगे, काइला ने कहा। मुझे आशा है कि ऐसा होगा, मैंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। काइला को मेरी तरह ज्यादा हैसल लगाने की जरूरत नहीं थी। एक रजत अभिजात वर्ग होने के नाते वह गिल्ड से विशेष रूनिक डिस्क प्राप्त कर सकती थी जो विशेष ग्रिम राक्षस से मौलिक क्रिस्टल की कटाई कर सकती थी, जैसे सामान्य ग्रिम राक्षसों से मौलिक क्रिस्टल की कटाई की जाती है। एक रजत अभिजात वर्ग होने के नाते उसके पास इसे मौलिक बनाने और इससे क्रिस्टल की कटाई करने के लिए अपनी शक्तियों पर पर्याप्त नियंत्रण होगा। टिंग टिंग। कुछ मिनट बाद एक के बाद एक मधुर ध्वनियां गूंजने लगी। मैंने डिस्को से मैना क्रिस्टल निकाले और उनकी संख्या देखने के बाद उन्हें वापस स्टोरेज में रख दिया।
समय बीतता गया और जल्द ही 10 मिनट बीत गए और टीम एक बार फिर से इकट्ठी हुई। उनमें से 3 के चेहरे पहले से कहीं ज्यादा राहत भरे लग रहे थे, लेकिन मैं उनकी भावनात्मक अवस्था में बदलाव महसूस कर सकता था। यद्यपि उन्हें थोड़े समय के लिए यातनाएं दी गई थीं, फिर भी उन पर इसका असर पड़ा है। ग्रिम राक्षसों द्वारा उनके दिमाग पर छोड़े गए मानसिक घावों को भरने में कुछ समय और उपचार की आवश्यकता होगी। रास्ता दिखाओ, माइकल, हमें क्रिम्सन झील तक पहुंचने के लिए काफी दूरी तय करनी है, काइला ने कहा। यदि यह कोई सामान्य दिन होता, तो मिल्फ्रेड से क्रिम्सन झील तक पहुंचने में अधिकतम 2.5 से 3 घंटे लगते, लेकिन 3 घंटे से अधिक समय बीत चुका था, और हम अभी भी क्रिम्सन झील तक पहुंचने के करीब नहीं पहुंचे हैं। मेरे अनुमान के अनुसार कम से कम हम मध्यरात्रि तक या अधिकतम भोर तक लाल झील तक पहुंच जाएंगे, तथा ग्रिम राक्षसों से लड़ते हुए हम हर कुछ मिनटों में मध्यरात्रि तक पहुंचने में असमर्थ होंगे। भोर तक पहुंचना ही सही उत्तर होगा। सिल्वर एलीट वाले समूह से लड़ते हुए हमें 1 घंटा हो गया था, और हमें राहत मिली कि हमें सिल्वर एलीट वाला कोई दूसरा समूह नहीं मिला। ये वॉरजोन नहीं है, सिल्वर एलीट की संख्या बहुत कम है। ये हमारा दुर्भाग्य था कि इतनी जल्दी हमें ऐसी टीम का सामना करना पड़ा जिसका नेतृत्व सिल्वर एलीट कर रहे थे। यद्यपि हम सिल्वर एलीट टीमों से नहीं मिले हैं, लेकिन हम ग्रिम राक्षसों की पर्याप्त से अधिक टीमों से मिले हैं। हमने उन सभी को मार डाला है, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा है। अभी 10 मिनट पहले हम एक विशाल टीम के सामने आए, जिसमें 27 ग्रिम राक्षस थे, जिनमें 7 शीर्ष 9 सितारा अभिजात वर्ग थे। उन्हें खत्म करने में हमें 5 मिनट भी नहीं लगे। हम जंगल में चुपचाप चल रहे थे, तभी मैंने रुककर ध्यान केंद्रित किया, और जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मेरे चेहरे पर आशा से भरी मुस्कान थी। मैंने अभी जो सुना वह ग्रिम राक्षसों की एक टीम के बीच संचार था। जैसे ही उन्होंने मूल जल के संकेत देखे और अब उन्होंने उत्साहपूर्वक इसे खोदना शुरू कर दिया। हमारे आगे 6 ग्रिम राक्षसों का एक दल है, जिसका नेतृत्व सिल्वर एलीट कर रहे हैं, जो हमसे 50 मीटर आगे हैं। उन्होंने अभी अभी जल के मूल चिन्हों को देखा है और उसे खोद रहे हैं। मैंने बताया जो मैंने महसूस किया था। क्या हम अभी हमला करें या इंतजार करें? मैंने काइला से पूछा। हम इंतजार करेंगे, काइला ने जवाब दिया। उन पर नजर रखें और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में मुझे तुरंत सूचित करें, उसने निर्देश दिया। उसने अपने निर्देश में मूल जल का उल्लेख नहीं किया, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि वह ऐसा करना चाहती थी। उसने इसका उल्लेख सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वह सभी की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती थी। मूल जल बहुत बड़ी चीज है, इसकी एक बूंद भी हंगामा मचाने के लिए काफी है। अगर हम इसकी एक बूंद भी खोज पाएं तो हम सबसे भाग्यशाली टीम होंगे जिसे बाहर भेजा गया है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इंद्रियों को ग्रिम राक्षसों पर केंद्रित कर लिया, जो विशेष उपकरण से सावधानीपूर्वक खुदाई कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे कोई गलती नहीं करना चाहते थे, और यदि उन्हें मूल जल मिल गया तो वे सब कुछ खतरे में नहीं डालना चाहते थे। दस्तावेज में कहा गया है कि मूल पानी हमेशा पतले क्रिस्टल में बंद रहता है और थोड़ी सी भी चूक से आसानी से टूट सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा और मूल पानी को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए सभी चरणों का पालन करना होगा। चबा चबा, वे खोदते ही जा रहे हैं। मैं उन पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि जब एशलिन मानसिक रूप से चहक उठी तो मुझे लगा जैसे वह मुझ पर चिल्ला रही है। मुझे ये समझने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसने क्या कहा। उसी समय वह चहक उठी। सिल्वर एलीट ग्रिम राक्षस के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए, क्योंकि खुदाई करते समय उसका हाथ कांपने लगा। कुछ सेकंड बाद दूसरे ग्रिम राक्षसों के हाव भाव भी बदल गए, क्योंकि वे गहरी सांस लेने लगे, मानो वे किसी स्वर्गीय चीज की खुशबू लेना चाहते हों। एशलिन मेरे कंधे से दूर उड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया, क्योंकि यह एशलिन के लिए अपनी क्षमताओं को प्रकट करने का समय नहीं था। संभवतः उन्होंने मूल जल खोज लिया है, मैंने नर्म स्वर में कहा, लेकिन मेरी आवाज में उत्साह स्पष्ट था। संभवतः, काइला ने पूछा। उसकी आवाज में इतना उत्साह था कि उसे बड़ी इच्छाशक्ति के साथ खुद को मजबूर करना पड़ा। अन्य लोग भी मेरी ओर बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में इतना उत्साह था कि मुझे डर लग रहा था कि यदि मैंने उन्हें जल्दी से सूचित नहीं किया तो वे मेरा सिर खोलकर मेरे विचार पढ़ लेंगे। ये पक्का है, उन्हें पक्का संकेत मिल चुका है और अब वे कांपते हाथों से खुदाई कर रहे हैं। मैंने कहा, जैसे ही वे जमीन से मूल पानी निकालेंगे मुझे सूचित करेंगे। कायल ने उत्साह से बातचीत की। मैंने सिर हिलाया और जलती हुई उत्तेजना के साथ ग्रिम राक्षसों को देखना जारी रखा। समय बीतता गया और 5 मिनट बीत गए और ग्रिम राक्षस अभी भी अपने कांपते हाथों से धीरे धीरे खुदाई कर रहे थे, जब अचानक नेता ने हाथ उठाया और सभी को खुदाई करने से रोक दिया।
नेता का मौन आदेश देखकर सभी ग्रिम राक्षस रुक गए। ग्रिम राक्षस को खुदाई करने से रोकने के बाद ग्रिम राक्षस ने अपनी हथेली को धरती के नीचे आधा दबा दिया और धीरे से उसे बाहर निकाल लिया। इसकी दोनों हथेलियां धरती से बाहर आईं और साथ में ढेर सारी गंदगी भी लाए, लेकिन उस गंदगी के अंदर छोटे छोटे असमान आकार के क्रिस्टल थे। मैं केवल क्रिस्टल का आकार देख सकता था, लेकिन यह निर्धारित नहीं कर सकता था कि क्रिस्टल के अंदर कितना तरल मौजूद है या क्रिस्टल का रंग क्या है, क्योंकि क्रिस्टल का रंग उसके ग्रेड को निर्धारित करता है। ग्रिम राक्षसों ने जोर से आवाज करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इसने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। उन्हें रोकने के बाद ये धीरे धीरे क्रिस्टल पर जमी गंदगी को हटाता है, इससे पहले कि हर ग्रिम राक्षस की आंखों के सामने एक मानव अंगूठे के आकार का क्रिस्टल दिखाई दे। उन्हें परिवर्तनकारी मूल जल मिल गया है, यह अंगूठे के आकार का क्रिस्टल है, मैंने बताया। ये सुनकर सभी के चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ गई और उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए, किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार। क्या आप इसका ग्रेड निर्धारित करने में सक्षम थे? काइला ने पूछा। नहीं, बिना किसी और स्पष्टीकरण के एक शब्द में उत्तर दिया। मैं काइला की शांतचित्तता से काफी प्रभावित हूं, अपनी तलवार को तेज करने और ये पूछने के बजाय कि ये हमला करने का सही समय है, उसने पहले मुझसे मूल जल का ग्रेड पूछा। टीम लीडर, क्या अब हम हमला करें? एलेक्स ने पूछा। पूछते समय उसने चुपचाप अपना टोटेम आर्टिफैक्ट भी बुलाया, जिसका इस्तेमाल उसने लड़ाई में केवल एक बार किया था, जब हम सिल्वर एलीट की टीम से लड़ रहे थे। अभी समय नहीं है, यदि हम अभी हमला करेंगे तो ग्रिम राक्षस हम पर हथियार और कील से हमला करेगा। FRAWEBNOL.CO काइला ने कहा, हम उन पर हमला करने से पहले कुछ देर तक उनका पीछा करेंगे। हमें उन्हें ये पता नहीं चलने देना है कि हमें उनके पास ओरिजिन जल होने की जानकारी है। मैं एक बार फिर काइला की शांतचित्तता से प्रभावित हूँ। यदि उसकी जगह अन्य लोग होते तो वे भी ये देखकर हमला करने का आदेश देते कि कीमत मूल जल है, लेकिन वह ये जानते हुए भी शांतचित्त रही और उसने हमला करने की एक सही रणनीति सोची। ग्रिम राक्षस पर अभी हमला करना और बाद में उन पर हमला करना शायद अलग न लगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बहुत अलग है। जैसा कि उसने कहा, हम अभी हमला करते हैं, वे बहुत आक्रामक होंगे और अभी अभी मिले खजाने को पाने के लिए जी जान से लड़ेंगे। लेकिन हम बाद में हमला करते हैं, वे अभी भी आक्रामक रूप से लड़ते हैं क्योंकि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होगी, लेकिन उस समय उन्हें पता नहीं होगा कि हम उनके पास मौजूद खजाने के बारे में जानते हैं और अब उनके पास वह अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होगी जो उनके पास होगी। यह अंतर मामूली लग सकता है, लेकिन ये लड़ाई में बड़ा अंतर पैदा करता है जब आप जिस प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहे हैं वह पहले से ही आपसे अधिक शक्तिशाली है। इसलिए उसने जो रणनीति बनाई है वह एकदम सही है। ये निष्पक्ष लड़ाई में थोड़ा फायदा देगी, और अगर हम एक या दो ग्रिम राक्षसों को चुपके से हमला करके मार सकते हैं तो यह और भी बेहतर होगा। माइकल ने मुझे तुरंत बताया कि वे कब जाने वाले हैं, काइला ने कहा। मैंने सिर हिलाया। ग्रिम तुरंत नहीं गए, पहले उन्होंने क्रिस्टल को अपने बीच में ही देखा। जब सभी ग्रिम राक्षसों ने क्रिस्टल से अपना पेट भर लिया, तभी लीडर ने उसे अपने रास्ते पर ले लिया और वे जाने लगे। वे जा रहे हैं, मैंने कहा। जब ग्रिम राक्षस जाने लगे, हम दूर से उनका पीछा करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 मिनट बाद उन पर हमला करेंगे, काइला ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और सुरक्षित दूरी पर ग्रिम राक्षस का पीछा करना शुरू कर दिया। मूल जल को खोजने के बाद से ग्रिम राक्षस काफी सतर्क हो गए हैं। वे हमेशा किसी भी दुश्मन के लिए इधर उधर देखते रहते हैं। हम सुरक्षित दूरी पर उनका पीछा करते रहते हैं, हमेशा अधिकतम दूरी बनाए रखते हैं। जहां तक ग्रिम राक्षसों की बात है तो काइला ने उन सभी को खत्म कर दिया। उसने ग्रिम राक्षसों को मारने के लिए कार्रवाई की। ग्रिम राक्षसों की हमारी कोई भी टीम थी, उसने उन्हें मार डाला। अगर हम में से कोई भी कार्रवाई करता तो हम शोर मचाते, लेकिन वह इतनी तेज है कि उसने राक्षसों को मारते हुए कोई आवाज नहीं की। समय बीतता गया और जल्द ही 20 मिनट बीत गए और अब कुछ ग्रिम राक्षसों को मारने और उनसे ओरिजिन जल लेने का समय आ गया। ग्रिम राक्षसों ने मूल जल प्राप्त करने के बाद अपनी अधिकांश अतिरिक्त सतर्कता खो दी थी। अब वे किसी भी अन्य टीम की तरह हैं, सिवाय उनके चेहरों पर हल्की खुशी के, जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। ये हमला करने के लिए एकदम सही समय है, क्योंकि यदि हम अधिक समय तक प्रतीक्षा करेंगे तो कोई अज्ञात कारक उभर कर आ सकता है, जो मूल जल प्राप्त करने की हमारी संभावनाओं को नष्ट कर सकता है। मैं पहले हमला करूंगी और सिल्वर एलीट को कब्जे में रखूंगी। माइकल, फिर छिपकर हमला करना अगर तुम लोग छिपकर हमला करने में सक्षम हो, ठीक है, अन्यथा अपने आप को मजबूर मत करो और सीधे लड़ाई में प्रवेश करो, काइला ने कहा।
ये रणनीति एकदम सही है। यदि सिल्वर एलीट ना होता तो कयाला को पहले हमला करने की कोई जरूरत नहीं होती और मेरे छिपकर किए गए हमले के परिणाम अब की तुलना में बेहतर होते। लेकिन सिल्वर एलीट कुछ भी नहीं बदलता। यदि मैं सिल्वर एलीट की उपस्थिति में छिपकर हमला करने की कोशिश करता हूं तो मैं केवल अपनी मौत को ही तड़प रहा हूं। सिल्वर एलीट की इंद्रियों के कारण यह मुझ पर हमला शुरू करते ही उसे भांप लेता है और मुझे खत्म करने के लिए उसे बस एक सामान्य हमला करने की जरूरत होती है। ठीक है, हमने योजना से कहा, काइला ने और इंतजार नहीं किया और सिल्वर एलीट के समूह की ओर बढ़ गई। उसी समय हम सभी अपनी सामान्य गति से ग्रिम राक्षस समूह का पीछा करते रहे। 2 मिनट के बाद मैंने देखा कि काइला और सिल्वर एलीट ग्रिम मॉन्स्टर के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जबकि 5 ग्रिम राक्षसों ने पक्ष लिया और मनुष्यों की खोज शुरू कर दी, क्योंकि प्रत्येक सिल्वर एलीट के पीछे लोगों की एक टीम होती है और वे हमें खोज रहे हैं। आप लोग पहले हमला करें, मैं तब छिपकर हमला करूंगा जब आप लड़ रहे होंगे, मैंने कहा और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताना शुरू कर दिया। 5 ग्रिम राक्षसों के पास श्वेत अभिजात वर्ग से अधिक शक्ति है। मैं चाहता हूं कि वे उनमें से 5 के साथ लड़ें और जब वे लड़ रहे हों तो मैं पीछे से आकर छिपकर हमला करूंगा। वे सभी सिर हिलाकर ग्रिम राक्षसों की ओर बढ़ गए और कुछ ही मिनटों बाद लड़ाई शुरू हो गई। 3 मनुष्य 5 ग्रिम राक्षसों के विरुद्ध। ये लड़ाई ग्रिम राक्षसों के पक्ष में भारी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यद्यपि यह ग्रिम राक्षसों के पक्ष में है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। उन्हें संख्या में लाभ है। यदि वे एक दूसरे से लड़ रहे होते तो वे इतने नुकसान में नहीं होते। कुछ मिनटों तक लड़ाई देखने के बाद मैं खुद को मारक ऊर्जा से ढकते हुए लड़ाई की ओर चला गया और जल्द ही लड़ाई के पास पहुंच गया। मेरे और ग्रिम राक्षसों के बीच केवल 10 मीटर की दूरी थी, जिन्हें मैं मारना चाहता था। वहां 5 ग्रिम राक्षस लड़ रहे हैं। रोली और एलेक्स दो ग्रिम राक्षसों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि स्टीफन एक के खिलाफ लड़ रहा है। मैं वर्तमान में ग्रिम राक्षस को मारने की योजना बना रहा हूं जो एलेक्स से लड़ रहा है। दो को एक साथ मारना बहुत कठिन होगा और मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं है। मैं एलेक्स के साथ अन्य को मारने से पहले एक ग्रिम राक्षस को मारने का लक्ष्य बना रहा हूं। इस बार हम जिस ग्रिम राक्षस के खिलाफ हैं, वो थोड़ा कठिन है। ये ग्रिम राक्षस मैलाकाइट होगमैन जनजाति से हैं। यह विशेष होगमैन की एक जनजाति है जिनके पास मैलाकाइन नुकीले दांत हैं और उनके शरीर को मैलाकाइट की परत से ढका हुआ है। इससे उन्हें बेहतर रक्षा मिली। यदि मैं उन्हें एक ही हमले में मारना चाहता हूं तो मुझे बहुत जोरदार हमला करना होगा। मैंने कुछ देर तक देखा, फिर मैं उनके करीब आने लगा जब तक कि हमारे बीच 3 मीटर की दूरी नहीं हो गई। यदि ग्रिम राक्षस स्थिर होते तो वे मेरे शरीर को ढकने वाली मारक ऊर्जा के बावजूद इतनी नजदीक से मुझे महसूस कर लेते। मैं सांस रोके हुए और हमला करने के लिए सही मौके की तलाश में इंतजार कर रहा था। 4 मिनट के लंबे इंतजार के बाद यह मौका आया। जैसे ही मुझे मौका दिखा मैंने बिना समय गंवाए उस पर काम करना शुरू कर दिया। सुप अपनी सारी ताकत अपने पैरों पर लगाते हुए मैं छलांग लगाता हूं। मेरी छलांग तेंदुए की तरह है। ये बहुत ही तेज है क्योंकि मुझे इसके पास पहुंचने में बस 1 मिनट ही लगा। राक्षसों को मेरे पीछे से आने का आभास हो गया था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। न केवल उन्हें मेरा आभास बहुत देर से हुआ, बल्कि एलेक्स के हमलों ने भी उन्हें इतना व्यस्त कर दिया था कि वे बचाव के लिए अपने हथियार भी नहीं हिला पाएंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ट्रर्ची जैसे ही मेरी तलवार ने उसके पिछले हिस्से को छुआ, उसे अपने मैलाकाइट स्केल की रुकावट महसूस हुई। वे मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। उनका बचाव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमले में मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मैलाकाइट स्केल मेरी तलवार को केवल कुछ पल के लिए ही रोक पाए, इससे पहले कि वह उसे छेदकर उसकी त्वचा में घुस जाए। उसके मैलाकाइट तराजू की सुरक्षा को पार करने के बाद मेरी तलवार एक गर्म चाकू बन गई थी जो मक्खन से होकर गुजर रही थी। यह उसकी त्वचा से होकर गुजरी, ठीक उसी तरह जैसे कि यह उसके दिल को छेदती थी, जहां मैंने एहतियात के तौर पर मारक ऊर्जा और सूर्य अग्नि की मालाओं का भार डाला था। श्लीक मैंने ग्रिम राक्षस से अपनी तलवार वापस ले ली और दूसरे ग्रिम राक्षस को देखा जो एलेक्स के साथ इतनी बुरी तरह लड़ रहा था कि वह मुश्किल से ही उससे बचाव कर पा रही थी। मैंने बिना समय बर्बाद किए अपना घूमता कवच बुलाया। 2 सेकंड बाद मैं एलेक्स के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। 2 कंबाइन की शक्ति से ग्रिम राक्षस को 5 मिनट के भीतर खत्म कर दिया। यदि इसकी रक्षा इतनी उच्च न होती तो इसमें कम समय लगता। इन राक्षसों की रक्षात्मक शक्ति बहुत मजबूत है, यहां तक कि घूमते हुए कवच के साथ भी मुझे इसके दिल को भेदने में सक्षम होने से पहले काफी प्रयास करना पड़ा। धप एलेक्स ने मुझसे ओमिनस कोर का कर्ण स्वीकार करते हुए कहा, यह कमीना बहुत ताकतवर था। मैं उसकी बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सका।
अगर मैं अकेले इस राक्षस से लड़ रहा होता तो मुझे इसे मारने में कम से कम 1 घंटा लग जाता। तुम जाकर रोनी की मदद करो, मैं उस ग्रिम राक्षस को मार डालूंगा जिससे स्टीफन लड़ रहा है, मैंने कहा। एलेक्स, उसने सिर हिलाया और रोनी की ओर चली गई जो कुछ 100 मीटर दूर लड़ रहा था। एलेक्स रोनी के पास गया और ग्रिम राक्षसों से लड़ना शुरू कर दिया। रोनी की हालत काफी खराब थी क्योंकि वह 2 ग्रिम राक्षसों से लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही एलेक्स शामिल हुआ दबाव काफी कम हो गया क्योंकि अब उसे केवल एक ग्रिम राक्षस से लड़ना था। मैं एलेक्स के साथ रोनी की मदद करने जाता, लेकिन इसमें बहुत समय लगता। मैं सबसे पहले ग्रिम राक्षस को मारना चाहता हूं जिससे स्टीफन लड़ रहा है, और फिर स्टीफन के साथ रोनी और एलेक्स की मदद करने जाना चाहता हूं। इसमें कम समय और कम जोखिम लगेगा। पहले की तरह मैं उस ग्रिम राक्षस के करीब पहुंच गया जिससे स्टीफन लड़ रहा था और फिर उस पर सफलतापूर्वक हमला किया। इसके तुरंत बाद हम दोनों रोनी की ओर बढ़े और उस ग्रिम राक्षस को मार डाला जिससे वह लड़ रहा था। हम तीनों ने मिलकर 2 मिनट के भीतर राक्षस को मार डाला, और जब हम दोबारा एलेक्स के पास गए तो जिस ग्रिम राक्षस से वह लड़ रही थी उसे मारने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगा। अब एकमात्र ग्रिम राक्षस जिसे मारा जाना बाकी है वह सिल्वर एलीट है जिससे कायला लड़ रही है, और उसके खिलाफ हम किसी काम के नहीं हैं। उसे उस ग्रिम राक्षस को स्वयं ही मारना होगा। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, मैंने कहा। यह सिल्वर एलीट की लड़ाई है और मैं इससे ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहता, खासकर तब जब हमने सिल्वर एलीट के सभी मिनियन को मार दिया है। यह शायद ये देख ले और वह उग्र रूप धारण करने का फैसला कर ले, तब कायला को भी हमें बचाने में मुश्किल होगी। सभी ने सिर हिलाया और हम इतनी दूर चले गए कि हम मुश्किल से लड़ाई की आवाज सुन पा रहे थे। वहां हम लड़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि दूसरों को लड़ाई की आवाज सिर्फ हल्की सी सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था, और इससे मुझे निराशा में अपना सिर हिलाना पड़ा। ग्रिम राक्षसों की रक्षा बहुत मजबूत है। स्पष्ट लाभ होने के बावजूद कायला को राक्षस को मारने में काफी समय लगेगा। समय बीतता गया और 1 घंटा बीत गया। मैं बस लड़ाई देख रहा था जब एक अप्रत्याशित घटना घटी। राक्षस जो पूरी तरह से पीटा गया था और जिसे कायला कुछ ही मिनटों में मार देती, भागने लगा। मेरे पीछे आओ, मैंने कहा। जैसे ही मैंने राक्षस को भागते देखा, कायला ने राक्षस का पीछा करना शुरू कर दिया और उस पर हमला करती रही। अगर राक्षस आधे घंटे पहले भाग गया होता तो उसके भागने की 50% संभावना होती, लेकिन अब वह भागने का अवसर पूरी तरह खो चुका था। यह दयनीय स्थिति में है और इसकी लगभग सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। जो चोटें पहले तेजी से ठीक हो जाती थीं, वे अब अपनी जगह पर स्थिर हैं। केवल जब कोई इसे ध्यान से देखता है तभी वह देख पाता है कि घाव बहुत धीमी गति से ठीक हो रहे हैं। चाहे वह रुकता या भागता, उसका अंजाम तो पहले ही तय हो चुका था। अगर वह भागने की बजाय लड़ता रहता तो शायद थोड़ा और जी पाता, लेकिन अब वह भाग रहा है, उसका अंत निकट है। मैं सही था। कुछ सेकंड बाद कायला की गति अचानक बढ़ गई और उसकी तलवार ग्रिम राक्षस की छाती में घुस गई, इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ। कायला एक सतर्क योद्धा है। जब भी वह लड़ती है तो वह हमेशा कुछ न कुछ रोक कर रखती है। वह हमेशा कुछ न कुछ रोक कर रखती है और आखिरी हिस्सा तभी इस्तेमाल करती है जब उसे यकीन हो जाता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपना सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है। चलो चले, कायला ने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली है, मैंने कहा, और हम तेजी से कायला की ओर बढ़े। दोनों के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। जब हम लड़ाई के दृश्य पर पहुंचे तो मैंने पाया कि कायला ने ग्रिम राक्षस के भंडारण से कुछ निकाला था और उसमें मूलजल की जांच कर रही थी। यहाँ कुछ भी नहीं है, उसने कहा। ये सुनकर सभी के चेहरे पर भाव एकदम बदल गए तथा कुछ साथियों की आंखों में संदेह के भाव उभरने लगे। मूल जल उस भंडार में नहीं है, उसके बेल्ट के नीचे एक गुप्त भंडार है, उसने उसे वहां संग्रहित किया था, मैंने कहा, इससे पहले कि मेरे साथियों ने अपना गुस्सा निकालना शुरू किया। वह ग्रिम राक्षस काफी चालाक था। उसने अपने अनुचरों को बताए बिना मूल जल को अलग भंडारण में संग्रहित कर लिया था। अगर मैंने उससे जो हत्या का इरादा महसूस किया था वह गलत नहीं है तो वह ग्रिम राक्षस अपने अनुचरों को मार देता और मूल जल को अपने लिए ले लेता। मूल जल बहुत कीमती है। जब कायला ने कहा कि उसे ग्रिम राक्षस भंडारण में मूल जल नहीं मिला तो टीम के साथियों को उसके बारे में संदेह होने लगा। अगर मैं उनकी जगह होता और सच्चाई नहीं जानता तो मुझे भी उस पर शक होता। यह मानव का स्वभाव है, और विशेषकर जब मूल जल का मूल्य इतना अधिक हो तो संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मेरी बात सुनकर कायला नीचे झुकी और ग्रिम राक्षस के कंगन की खोज की, और कुछ सेकंड के बाद उसने बेल्ट में एक छिपी हुई जगह में ग्रिम राक्षस का भंडारण उपकरण पाया और उसे खोजना शुरू कर दिया। कायला जब ग्रिम राक्षस के भंडार को खोज रही थी
तो एक पल बहुत कष्टदायक रहा। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई और अगले ही पल उसके हाथ में एक ग्रे क्रिस्टल दिखाई दिया। हौंफना। हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि इसे अच्छी तरह से देखने के लिए वे करीब चले गए। मैं अपनी जगह से नहीं हटा क्योंकि मैं अपनी जगह से क्रिस्टल को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये वयस्क अंगूठे के आकार का एक भूरे रंग का क्रिस्टल है और इसके अंदर गहरे भूरे रंग का तरल है। इस तरल पदार्थ का वजन लगभग 10 से 15 बूंदों के बराबर होगा, जो कि मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। मैंने इसे अधिकतम 7 बूंदों तक ही पहुंचाया था। ये ग्रे ग्रेड है, काइला ने कुछ देर बाद कहा। जब उसने ऐसा कहा तो उसकी आवाज में कुछ निराशा सुनाई दे रही थी। जब मैंने उसकी आवाज में निराशा सुनी तो मैं खुद को दुखी होकर मुस्कुराने से नहीं रोक सका। ग्रे ग्रेड मूल परिवर्तनीय जल का सबसे निचला ग्रेड है और सबसे अधिक पाया जाने वाला भी है। इसके ऊपर 3 अन्य ग्रेड हैं, काला, गुलाबी और बैंगनी, लेकिन वे बहुत दुर्लभ हैं। दस्तावेज में कहा गया था कि उच्च ग्रेड प्राप्त करना निम्न ग्रेड से लगभग 100 गुना अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रेड जितना अधिक होगा उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा तथा दस्तावेज में उल्लिखित 4 ग्रेड ही एकमात्र ग्रेड नहीं है। उच्चतर ग्रेड भी हैं, लेकिन मूल ग्रेड का पानी मिडज़ोन में नहीं पाया जाता है। उच्चतर ग्रेड का मूल पानी उस स्थान पर पाया जाता है जहां ग्रिम राक्षसों की माना और संदूक ऊर्जा दोनों सबसे अधिक होती हैं, और हमारे महाद्वीप में वह स्थान जहां सबसे अधिक डार्क एनर्जी और माना है वह वॉरजोन है। सर्वोत्तम ग्रेड का मूल जल वॉरजोन में पाया जाता है, और मैं वास्तव में चाहता था कि मुझ में वहां जाने और उच्च ग्रेड के मूल जल के लिए प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति होती। हालांकि मैं मूल जल के ग्रेड से निराश हूं, लेकिन मैं जल्दी ही इससे उबर गया। हम पाते हैं कि मूल जल पर्याप्त से अधिक है उस अवस्था में जब उन्होंने इसे परिपक्व करना शुरू नहीं किया है। मुझे आशा है कि हमें कुछ बूंदों से अधिक मूल जल मिला है। अगर मुझे उच्चतम ग्रेड मूल जल की कुछ हजार बूंदें मिली तो यह संभावना है कि यह मेरे द्वारा बनाए जाने वाले टोटेम आर्टिफैक्ट के स्तर को अपग्रेड करने में सक्षम होगा। मूल पदार्थ के माध्यम से सामान्य टोटेम आर्टिफैक्ट को उन्नत करना बहुत आसान है। ग्रे ग्रेड की सिर्फ 10 बूंदें पर्याप्त से अधिक होंगी, लेकिन उच्च ग्रेड टोटेम आर्टिफैक्ट के लिए मूल पदार्थ की अधिक संख्या की आवश्यकता होगी। और सम्राट ग्रेड टोटेम आर्टिफैक्ट को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक मूल पदार्थ बहुत अधिक है, और जब मैंने सम्राट ग्रेड टोटेम आर्टिफैक्ट को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त मूल पानी प्राप्त करने के बारे में सोचा तो मैं दिवास्वप्न में था। माइकल, मैं इसे छूना चाहती हूँ, इससे ताजगी महसूस होती है। अचानक एलेक्स की आवाज ने मुझे बीच में रोक दिया। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने एलेक्स को अपने सामने पाया और उसका हाथ ग्रे क्रिस्टल था। जरूर, मैंने कहा और उसके हाथ से ग्रे क्रिस्टल ले लिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ मुझे अपनी उंगलियों के नीचे ठंडक महसूस हुई, और जब मैंने उसमें से एक सूंघ लिया और तुरंत अपने शरीर में हल्कापन महसूस किया, मुझे ऐसा लगा जैसे शरीर के सभी छिद्र खुल गए हों और आसपास के मैना को चूसने लगे हों।